हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूबीएस की रिपोर्ट की। देखिएगा, यूबीएस ने रिकमेंड किया है कि इंडिया को शॉर्ट करिए, इंडियन रुपीस को शॉर्ट मारिए। और आपने देखा भी हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय रुपया जिस तरीके से कमज़ोर हुआ है वो आपके सामने है। अब यूबीएस की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है कि उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है अपने इन्वेस्टर्स को कि शॉर्ट करिए इंडियन रुपी को और रिड्यूस करिए अपनी होल्डिंग्स जो आपने इंडिया के स्टॉक मार्केट में डाली हैं। यानी कि वो कहते हैं कि 4 ट्रिलियन की जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें इस बार जो रीजंस हम दे रहे हैं वो साइक्लिकल नहीं है, जैसे कि ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन या स्लगिश गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चों का कम होना या ऑयल प्राइस फ्लक्चुएट होने से जो हमारी कंट्री के ऊपर रुपी के ऊपर जो प्रेशर आता है, तो वो नहीं है रीज़न। और वो कह रहे हैं कि इस बार हमारा रीजंस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है और हमें ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म रुपी डेप्रिसिएशन हो सकती है। और इसके अलावा इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पर भी पैसा बनना मुश्किल है। और ये रीजंस जो है हमें लग रहा है कि हम तो देखिएगा चर्चा कर ही रहे हैं इस बारे में पहले से ही। और अब देखिएगा यहाँ पर मैं इस रिपोर्ट के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं वो बताता हूँ कि वो कहते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो है फ़र्क हो सकती है। और हमने इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में जैसे बैंकों के मैं रिजल्ट देख रहा था तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और आरबीएल बैंक, 3 बैंकों के रिजल्ट मैंने देखे हैं। और वहाँ से सीधा सीधा इंडिकेशन है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है इम्पैक्ट कर रही है। वो रिपोर्ट की जो बात है वो सच होती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट से कह भी रहे हैं कि बैंकों में ग्रोथ जो है वो मिसिंग है। दूसरी बात क्या है कि उधार देने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ये हमें देखने के लिए भी मिल रहा है। अगर हम पिछले 6 महीने के आंकड़े भी देखें तो हमें ये बात जाहिर होती हुई नजर आ रही है। ऊपर से आरबीएल बैंक के रिजल्ट में तो मैं ये एक चीज़ और देख रहा था कि एनपीए की समस्या बहुत गहरा सकती है, बहुत बड़ा राइट ऑफ उन्होंने मारा है। तो हो सकता है कि कहीं कल आरबीएल बैंक का जब शेयर खुले तो बहुत नेगेटिव सरप्राइज आपको देखने के लिए मिले और शेयर प्राइस काफ़ी बुरे तरीके से टूट सकते हैं। हालांकि 150 रुपये के आसपास की जो सपोर्ट है उसके ऊपर जो है अभी ट्रेड कर रहा है आरबीएल बैंक। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है वो भी अगर हम देखें तो वो भी स्लो हो रहा है, तो वो भी इस रिपोर्ट में जो है दिख रहा है। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, तो जो हम चाइना 1+ पॉलिसी की बात कर रहे थे उसका जो पूरा पोटेंशियल है वो इंडिया में अभी हमें नहीं दिख रहा। और सबसे खास बात जो रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो दिक्कत और हो सकती है। इसके अलावा अर्निंग स्लो डाउन, तो अर्निंग स्लो डाउन भी हमें दिख रहा है। तो जो भी बातें रिपोर्ट में कही गई हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आ रही है। लेकिन देखिएगा ऐसी रिपोर्ट निकलती रहती हैं और जब बाज़ार में तेज़ी थी तब भी निकलती थी ऐसी रिपोर्ट्स। तो इनका कितना असर पड़ता है वो तो मैं आपके साथ नहीं कहूँगा, बट हाँ हमारा व्यू जो है इस तरीके से रहा है पिछले दिनों में भी। अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 1 डे के चार्ट को भी अगर हम देखें तो निफ्टी 50 26,400 से अब गिरता गिरता आपके सामने है कहाँ पर आ गया। और आप लोग जानते हैं हमारा व्यू देर सवेर जो है हम आपके साथ चर्चा करते हैं जिस तरीके का व्यू रहता है। बट लॉन्ग टर्म व्यू हमारा जो है अगर आप देखें पिछले 6-8 महीने से तो हमारा व्यू था क्लियर कि भाई बाजार यहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगे। यही बोलता था मैं कि वैल्यूएशंस जो है वो रीज़नेबल नहीं है। अभी हाल फिलहाल के शॉर्ट टर्म में बात करते हो तो देखिएगा जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वहाँ पर इस बार जो चीज़ें देखने के लिए मिली हैं 4 से 5 कैंडल्स जो है डे पैटर्न के ऊपर, यानी कि जो डे कैंडल्स हैं वो 5 कैंडल्स एक मेजर एरिया जो 23,500 के नीचे नीचे हर बार बंद हो रही हैं। ये एक चिंता का सबब जो है हमारे लिए है। और बाज़ार के अंदर एक इनहेरेंट वीकनेस नज़र आ रही है अभी निफ्टी 50 की भी। अगर हम देखें तो कुछ हद तक रिलायंस ने संभालने की कोशिश क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाने की वजह से रिलायंस के अर्निंग्स पे शायद थोड़ा सा असर आपको कम देखने के लिए मिले या पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वीकली कैंडल्स के आसपास भी अगर हम नज़र दौड़ाने की कोशिश करें तो 23,000 के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट एरिया है जहां पर निफ्टी होल्ड कर सकता है। इसके अलावा जो मेरे लिए जो मेजर एरिया है जिसको मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ वो है 22,300। अगर ये लेवल्स हमें लगता है इस हफ्ते के दौरान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज ही रहने वाला है और कोई भी राइज जो है वो सस्टेन नहीं हो रहा है।
तो अभी भी हमारे को लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो सेल ऑन राइज के पैटर्न पर ही प्ले करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक के पैटर्न में देखें तो निफ्टी बैंक में मैंने आपके साथ फ्राइडे के सेशन में आके एक चर्चा की थी कि भाई जो हमें बाजार में लग रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है आज, और वो चर्चा हमने कही भी थी। हमने कहा था कि बाजार 48,000 पे पिछले हफ्ते के एनालिसिस हमने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, 48,300 के आसपास जो है बाजार सपोर्ट लेगा। वहाँ से तकरीबन 1000 से 1200 पॉइंट का राइज आया अभी टेक्निकली, और अब हमारे को ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक अब शायद उन लेवल्स को भी ना टच कर पाए जो पिछले हफ्ते हमने देखे थे। अब यहाँ पर जो लेवल्स हैं, अगर हम डेली पैटर्न्स पे देखें तो डेली लेवल्स पे जो है मेजर लेवल्स जो है 49,800 के मैंने आपके साथ चर्चा की थी पीछे कि भाई वो टूटेंगे तो फिर एक डाउन साइड जो है स्टार्ट हो जाएगी। वो डाउन साइड अभी चल रही है। हो सकता है कि बाजार अभी अगर हम डेली पैटर्न्स पे देखें तो जो रिजल्ट हैं कोटक बैंक के थे, कोटक बैंक के जो रिजल्ट आए वो मिले जुले हैं, इतने ख़राब नहीं है जितने एक्सिस बैंक के। कोटक बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा सा कंफर्ट है, तो हो सकता है कोटक बैंक के शेयर्स में अच्छी गिरावट हो रखी है तो थोड़ा सा पुल बैक देखने के लिए मिला। बाकी जो बैंक्स हैं वो भी साइडवेज रह सकते हैं, तो 48,800 तक के दायरे और इवन 49,000 तक के दायरे ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिल सकते हैं इस हफ्ते भी। और जहां पर हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर बनेगा, निचले लेवल्स पे देखें तो 48,000 एक अहम लेवल है, 48,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और 48,000 इंपॉर्टेंट आपको जो है वीकली चार्ट में भी समझ में आएगा, ये वीकली पैटर्न्स है। अगर आप 48,000 को देखेंगे, मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मान रहा हूँ। अगर 48,000 के नीचे बाजार घुस गए, अगर दो क्लोजिंग 48,000 के नीचे चली गई और तीसरी क्लोजिंग में भी 48,000 को कवर करके बाजार ऊपर नहीं आ पाए इंट्राडे बेसिस पे भी, तो आप ये मान के चलिएगा कि निफ्टी बैंक के अंदर एक मेजर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और फिर उसका जो लेवल है वो कह पाना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ इस महीने के दौरान ही फिर लेवल्स 47,000, 46,800 और इवन 46,000 के बाकी के महीने के लिए खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग तेजी वाले हैं उनके लिए देखिएगा, मैं यही कहूँगा यहाँ पे कि या तो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, तेजी वाले जो प्लेयर्स हैं या तो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए या अपना हैज उठा लीजिएगा जैसे 48,000 के नीचे बाजार जाता है। 48,000 के नीचे अगर बाजार में फॉल आया तो ये बात ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम उससे अगले वीक में वीकली एक्सपायरी में जा रहे हैं। डैमेज थोड़ा सा मोटा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, और वो खतरनाक जो आपके इलेक्शन रिजल्ट वाले जो कैंडल्स थी उसके जो लो थे वहाँ तक बाजार जा सकता है इस महीने की एक्सपायरी में। तो चिंता हमारे को है यहाँ पर कि भाई अगर 48,000 के नीचे बाजार क्लोज देगा, वीकली कैंडल जो है क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि भाई अगर हम 48,000 पे संभल गए तो ठीक है। और अगर हम डेली पैटर्न्स पे भी जाके देखें 1.5-2 साल पहले, तो हम ये पाएंगे कि मध्य प्रदेश इलेक्शंस के जब रिजल्ट आए थे तो 48,000 के ऊपर बाजार आया था, और वहाँ पर जो बेस बना था वो बेस बाजार ने ब्रीच नहीं किया है। और अगर अब 48,000 ब्रीच होता है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो 1.5-2 साल के अंदर जो बेस बने थे वो बेस क्रैक हो गए। तो मुझे लगता है कि 48,000 पे बार बार आके बाजार बाउंस करेगा, बार बार बाउंस करेगा, लेकिन एक या दो बार बाउंस करने के बाद अगर तीसरी चौथी बार में टूट गया, जैसे कि 49,800 4 बार 5 बार के अंदर टूटा इतना जबरदस्त कंसोलिडेशन होके, तो हो सकता है कि आपको 48,000 भी टूटता हुआ नजर आए। और 48,000 जो है मेरे लिए इस हफ्ते का एक मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक 48,000 हम होल्ड कर रहे हैं तब तक हम टेक्निकल बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। उसमें भी मुझे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, कोई भी तेज़ी जो बनेगी। अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें जो बाकी सेक्टर्स के हैं, तो वहाँ से भी कोई बहुत बड़े इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हम बैंकिंग में देखें तो 49,800 मैं मानता हूँ जब तक 49,800 नहीं तोड़ता है बाजार, उसके ऊपर क्लोज नहीं देता भैया, हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारी तेजी की पोजीशंस हैं उनके लिए हम थोड़ा हैज ले रहे हैं, काफ़ी हैज ले लिया हमने, हालांकि हैज बेच दिया था एक बार दोबारा से ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अब हमें फिर दोबारा से लग रहा है कि एक एग्रेसिव हैज लेने की ज़रूरत है यहाँ पर जितनी भी तेजी की पोजीशंस हैं। तो खाली मान लीजिएगा आपने पुट ऑप्शंस बेच रखी हैं तो उसको आप कॉल ऑप्शन से कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको स्पेशली या तो पुट ऑप्शंस की ही खरीद कर हैज लेनी पड़ेगी अगले महीनों की, या आपको
फ्यूचर शॉर्ट करने पड़ेंगे या बाकी जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली जब तक 48,000 है तब तक हम ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, हम एक सेल ऑन राइज वाली मार्केट ही एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन 48,000 ब्रेक हुआ, गेम खत्म, फिर तेजी वाले भैया बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। निफ्टी बैंक में अगर हम मंथली कैंडल पर भी देखें, अगर हम मंथली कैंडल पर भी आके देखें तो 48,000 वहाँ पर भी सेम बात कर रहा है। वहाँ पे हालांकि 200 पॉइंट और नीचे आप आ सकते हो, लेकिन मैं 48,000 को ही रखूँगा, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में कमजोरी चल रही है मैं 200 पॉइंट का भी रिस्क नहीं ले सकता। तो मुझे अब 48,000 ही जो है सबसे मेजर लग रहा है। 48,000 क्रैक हुआ, बाजार में त्रहाई माम बच सकता है। और उस परिस्थिति में जो पैसा आ रहा है डोमेस्टिक फंड्स का, डोमेस्टिक जो रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो भी जो है एक रिस्क पे आ जाएगा। क्योंकि इस बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इतना जिस तरीके से सेलिंग देख रहे हैं पिछले 2.5-3 महीने से, अक्टूबर से ही अगर हम मान के चलें कि भाई अक्टूबर से जो सेल ऑफ हुआ है बाजार में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कहीं पर भी कोई ऐसा इंडिकेशंस नज़र नहीं आ रहा है कि बाजार में जो पुरानी तेजी है वो लौटती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बहुत संभल कर जो है चलने का समय। बहुत सारे व्यूअर्स जो है लॉन्ग टर्म निवेशक जो रहते हैं वो ये कहते हैं कि सर यहाँ पे तो खरीदने का बढ़िया मौका, एवरेज करने का समय। मुझे लगता है कि ऐसी वैल्यूशंस नहीं आई है कि यहाँ पे एवरेज करने का या बहुत एग्रेसिवली इक्विटी बाय करने का समय, वो भी अभी नहीं है। क्योंकि अगर बाजार इस डाउन ट्रेंड में चलेगा ना तो धीरे धीरे करके अगले 6-8 महीनों के दौरान आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। हमने अल्फा एम्बस के साथ एक वीडियो भी शेयर की है कि कितना % तक जो है हमारा जो है डैमेज हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में। निफ्टी 50 का भी अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो 1 मंथ का जो चार्ट है वो हमारे को ये बता रहा है कि देखिएगा अगर अब यहाँ से 23,000 के नीचे बाजार गया तो उसका जो बेस आ रहा है वो आ रहा है 22,000 पर और 21,800 पे। तो अगर यहाँ पर अब 23,000 निफ्टी 50 भी टूटता है तो 23,000 टूटने के बाद मंथली बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर बाजार हो सकता है कि 22,800 के आसपास संभले, वहाँ से बाउंस आए। लेकिन अगर 22,800 टूट गया, 22,800 और 23,000 के बीच की लेवल्स है, बट मैं यहाँ पर 22,800 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। 22,800 अगर बाजार टूटता है सीधा 22,000 की तरफ इसी महीने प्रस्थान कर सकता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 के सारे टेक्निकल पैरामीटर्स काफ़ी वीक हैं, मनी फ्लो देखें तो आ नहीं रहा है, उसके अलावा जो भी फंसी हुई पोजीशंस हैं वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआईज अपनी मंदी काटने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी भी मंदी की पोजीशंस में बैठे हुए हैं और कुल मिलाकर जो बायर सेंटिमेंट है वो काफ़ी वीक पड़ रहा है। तो यहाँ पर बस मैं इतनी ही चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। तो जो मेरा आउटलुक है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। भैया कोई भी ट्रेड लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। मेरी जो राय है वो इंडिपेंडेंट है, किसी को बाय या सेल करने की रिकमेंड नहीं कर रहा। मुझे जो बाजार का आउटलुक लग रहा है, बाजार जिस तरीके से जाता है वो मुझे दिख रहा है, वो मैं केवल आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।